हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1, 2 और 3 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। ठीक है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जावा इज़ नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। तो जावा जो था, जावा में बहुत ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता था इंडोनेशिया में। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। लेकिन पहले क्या था, मतलब जावा जो है आप चावल की खेती के लिए जाना जाता है इंडोनेशिया में। लेकिन पहले क्या था, एक समय ऐसा था जब ये जंगलों से पूरी तरीके से घिरा हुआ था। द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच। यहाँ पर जो कॉलोनियल पावर थी वो इंडोनेशिया में डच लोगों के हाथ में थी। जैसे कि हम लोग थे ना, हम इंडिया वाले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, ऐसे ही वहाँ पर जो पावर थी वो डच लोगों के हाथ में थी। एंड एज वी विल सी, और जैसा कि हम देखेंगे, देयर वर मैनी सिमिलरिटीज़ इन द लॉज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी जो जंगलों के लिए लॉज बने हुए थे इंडोनेशिया के और इंडिया के। जो रूल्स वगैरह बने हुए थे, लॉज जो बने हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी, समानताएं थी। जावा इन इंडोनेशिया इज़ वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जावा इंडोनेशिया में जावा था जहाँ पर डच लोगों ने, डच जो है कम्युनिटी थी वहाँ, डच लोगों ने क्या करा था, वो जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया था। लाइक द ब्रिटिश, अंग्रेजों की तरह ही, दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स। वो ब्रिटिश लोगों की तरह ही वो टिम्बर चाहते थे। टिम्बर लकड़ी होती है एक तरीके की, तो वो चाहते थे जावा से मिले हमें। और वो किस लिए चाहते थे, जिससे कि शिप्स बनाई जा सकें, रेलवे ट्रैक के स्लीपर्स बनाए जा सके, इसलिए वो टिम्बर चाहते थे। इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वाज एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन। तो देयर वर मैनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स। तो वहाँ पर जो बहुत सारे गांव थे, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, 3.4 मिलियन हो गई थी। तो वहाँ पर जो बहुत सारे गांव थे ना, तो वो फर्टाइल प्लेन्स थे। बट देयर वर ऑल्सो मैनी कम्युनिटीज़ लिविंग इन द माउंटेन। लेकिन बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारे जो समुदाय थे वहाँ पर, वो आज भी पहाड़ों में रह रहे थे। एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन में यही होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो डिटेल अगर आज जाननी है आपको, तो चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें आपको शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। द वुड कटर ऑफ जावा। तो द कलंगास ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। तो जावा में कलंगास एक कम्युनिटी थी जो कि उसमें जो क्या करते, उसमें जो थे ना इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्किल्ड जो है फॉरेस्ट कटर्स थे, जो जंगलों को काटते थे, और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, और बहुत सारे शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स भी थे वहाँ पर। तो दे वर सो वैल्यूएबल दैट इन 1755 व्हेन द माताराम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट, द 6000 कलंग फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम। तो उसमें क्या था, जो कलंग फैमिलीज के लोग थे ना, जो कम्युनिटी थी, वो दो किंगडम में बढ़ गई थी, उसके मतलब डिवाइड हो गई थी दो राज्यों में वो। विदाउट देयर एक्सपर्टाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बुल्ड देयर पैलेसेस। तो अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो दो भागों में बट चुके थे। तो उनके लिए ना टीक की फसल उगाना, टीक की मतलब खेती करना, टीक के पेड़ होते हैं, तो टीक की खेती करना और जो पैलेसेस बनाना, अपने पैलेसेस की जो लकड़ी इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangas work under them। जब डच लोगों ने 18th सेंचुरी में जंगलों पर अपना कब्जा किया, मतलब जंगलों को अपने कंट्रोल में लिया, तो कलंगास वो लोग चाहते थे, उन्होंने कोशिश करी कि जो कलंगास फैमिली के जो लोग हैं वो भी हमारे अंडर में काम करें। इन 1770 द कलंगास रेस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोना। तो 1770 में जो कलंगास लोग थे, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, और उन्होंने क्या करा, डच फोर्ट जोआना में है उस पर जो है अटैक कर दिया। बट द अपराइजिंग वॉज सरप्राइज, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं निकला। अब आता है डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। In the 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enact forest laws in Java, restricting villagers across the forest। तो 19th सेंचुरी में क्या था, जब सब कुछ डच लोगों के हाथ में था, तो वो चाहते थे, उन्होंने फॉरेस्ट के लिए ना बहुत सारे लॉज बनाए थे। तो उन्होंने ऐसे ही विलेजेस के लिए लॉज बनाए। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, लाइक मेकिंग रिवर बोट्स और कंस्ट्रक्टिंग हाउस। अब क्या था, उन्होंने ऐसे ऐसे लॉस बना दिए कि अगर लकड़ी काटी जाएगी, लकड़ी अगर चाहिए तो सिर्फ वो तभी काटी जा सकती है जब घर बनाना हो, या फिर जो है नाव वगैरह बनानी हो, तब आप लकड़ी काट सकते हो, या हाउस वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है तो काट सकते हो। एंड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन, और ये सिर्फ किसी के देखरेख में ही काटी जा सकती हैं। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स इन यंग स्टैंड्स, ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट, और ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विद हॉर्स कार्ट्स और कैटल। तो अगर गांव वाले
वहाँ पर दिखाई दिए तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा अगर वो अपने मतलब वहाँ जंगलों में ग्रेजिंग करते हुए दिखाई दिए, अपने पशुओं को चराते हुए दिखाई दिए, या फिर ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट, बिना किसी परमिट के अगर लकड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई गई, या फिर ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विद हॉर्स कार्ट्स और कैटल, अगर आपने जंगलों से होकर ट्रैवलिंग करी, जंगलों में से निकलकर यात्रा करी अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ, है ना, अपने पशुओं के साथ, बैलगाड़ियों के साथ, तो वो आप नहीं ले जा सकते। तो ऐसे ऐसे लॉज बनाए गए थे वहाँ पर लोगों के लिए। तो एज इन इंडिया, जैसा कि इंडिया में था ना, इंडिया में भी तो ऐसा ही हुआ था। इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था, बहुत ज़्यादा लॉस बना दिए। तो ऐसे ही यहाँ पर डच लोगों ने ये सब किया था। द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट सर्विस। जैसे कि जरूरत थी ना कि रेलवेज के स्लीपर बनाए जाएं, इस तरीके की जरूरत जो थी, तो ये लकड़ी के लिए इन्होंने ऐसा किया। इन 1882 से 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा एलोन। तो 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स जो थे सिर्फ अकेले जावा से ही एक्सपोर्ट किए गए, मतलब वहाँ से डच लोगों के लिए गए। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉक्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी कि जो पेड़ों को काटे जाएं, जो लॉक्स हैं मतलब लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे हैं वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट की जाए, एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स, और स्लीपर्स को तैयार किया जाए। द डच फर्स्ट imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber। तो क्या करते थे वो कि वो जो लोग वहाँ पे काम करते थे, लेबर को उन्होंने लगाया, तो लेबर को रेंट देना पड़ता, वो रेंट पे रख लेते थे लेबर को, और वो जो लेबर थी वो अपने बड़े बड़े जो बफेलोस वगैरह आती थी उनको लेकर आते थे, जिससे कि लकड़ी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो सके। तो दिस वॉज नोन एज द ब्लैंड गॉर्डेनिस सिस्टम कहलाती है। ये वाली जो नीति है उनकी यही कहलाती है ब्लैंडोंगेनिस सिस्टम। ठीक है। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन फॉरेस्ट विलेजेस वर गिवन स्मॉल वेजेस। बाद में क्या था, इनको रेंट एग्जेम्पशन की बजाय जो गांव वाले थे उनको, जंगल में रहने वाले जो गांव वाले थे उनको स्मॉल वेजेस पर रखा जाने लगा, मतलब बहुत कम पे उनको पैसे दिए जाते थे। बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रेस्टेड। लेकिन जो उनका अधिकार था जंगलों पर खेती करने का वो उनसे छीन लिया गया, क्योंकि वो बस खेती उती नहीं करवाते थे उनसे। जो डच लोग थे वो नहीं करवाते थे उनको, बल्कि छोटा मोटा किराया देते थे। बाद में उनको क्या था, सैलरी के लिए भी रखा जाने लगा, बहुत कम सैलरी पे उनको रखा जाने लगा। लेकिन क्या था, जो उनका अधिकार था जंगलों में खेती करने का, जो उनसे लैंड छीन ली गई थी, तो वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। उसके बाद आता है टॉपिक सेमिन्स चैलेंज। सेमिन का चैलेंज ये देखते हैं ये क्या है। अराउंड 1819 सोरोनटिको सेमिन ऑफ रेंडुब्लेटंग विलेज। रेंडुब्लेटंग विलेज है एक, तो ठीक है, उसका जो सोरोटिंको सेमिन था। अ टीक फॉरेस्ट विलेज, एक टीक का गांव था, एक जंगल था पूरा टीक का, टीक के पेड़ थे वहां पर। बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। तो एक क्वेश्चन जो था सबके दिमाग में घूम रहा था कि जंगल का ओनरशिप किसके हाथ है। शी आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएट द विंड। उनका कहना था लोगों का कि ये हवा, पानी और ये धरती और ये लकड़ी, सो इट कुड नॉट ओन इट, ये सबकी किसी की नहीं है, ये सिर्फ मतलब ये तो भगवान ने दी है हमें, ये नेचुरल गिफ्ट है। कि सूना वाइड स्प्रेड मूवमेंट, अचानक से क्या हुआ, एक मूवमेंट जो था वो सारी उनकी इस कम्युनिटी में फैल गया। उन्होंने सोचा कि भाई ये डच लोग अपना अधिकार क्यों जमाए हुए हैं इस पर, ये धरती हो गई, ये हमारी ये जंगल हो गए, हवा पानी, इन सब पे इनका अधिकार क्यों है, कि हम इनकी मर्जी से क्यों जिएंगे, ये तो सब नेचुरल है। तो लोगों में विद्रोह की भावना आने लगी। अमोंगस्ट दोज हु हेल्प्ड ऑर्गेनाइज इट वर सेमिस सन इन लॉ। और जो इस काम में ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो थे सेमिस सन इन लॉ। बाई 1907 से लेकर 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज। उसके बाद क्या था, सेमिन्स के समिन लॉ जो थे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो 1907 से लेकर 3000 फैमिलीज जो थी वो उनके आइडियाज़ को फॉलो कर रही थी। सम ऑफ द सेमिनिस्ट प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे। जब डच लोग वहाँ सर्वे के लिए आए तो क्या था, कुछ सेमिनिस्ट ने जो है इस बात के लिए आंदोलन कर दिया। वाइल अदर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइन्स और परफॉर्म लेबर। और बहुत सारे लोगों ने तो क्या टैक्स देने से भी मना कर दिया, और उन्होंने मना कर दिया कि अब हम तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेंगे, तुम्हारे जंगलों में हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने लेबर, फ्री लेबर जिनको दी जाती थी उसके लिए भी मना कर दिया कि लोगों मतलब विद्रोह की भावना फैल गई ना। उन्होंने कह दिया कि भाई हम क्यों करेंगे ऐसा, तो लोगों ने ही सब काम करने से मना कर दिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिएगा यह है सुमात्रा, ठीक है, ये सुमात्रा है, और यह डच ईस्ट इंडीज, ठीक है, ये सारा जो है यहाँ आता है, ये सब इंडोनेशिया के उसमें आता है, ठीक है। चलिए अब आता है कि वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ओके।
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। अब क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसने जो है जंगलों पर मेजर इम्पैक्ट डाला था। इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वर एडवांटेड एट दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। तो क्या था, इंडिया में भी ऐसा हुआ था, इंडिया में जो है जंगलों को काटा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि बस ये ब्रिटिश लोगों के लिए थे कि जब उनको जरूरत होगी उसके हिसाब से वो काटेंगे। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, तो जावा में भी क्या था, जब जापानीज लोगों ने डच पर हमला किया, डच पर अटैक किया, तो डच को क्या था अपने कंट्रोल में ले लिया। तो वहाँ पर जो है एक कॉस्ट अर्थ पॉलिसी चलाई गई, डिस्ट्रॉइंग सोमिल। तो वो क्या करते थे, तो वहाँ की पॉलिसी क्या थी, जब जापानीज लोग आए डच को उन्होंने अटैक किया, डच को जब हरा दिया, तो फिर क्या था, वहाँ पर जो डच वाले लोग थे ना ऐसा करते थे कि भाई जापानीज लोगों का इस पर कब्जा ना हो जाए, तो वो उन्होंने सारे जंगल जला दिए, सारे जंगल काट दिए, सब कुछ नष्ट कर दिया, जिससे कि अगर यहाँ पर जापानीज लोग आए तो उन्हें कुछ ना मिल सके। ऐसा ही एक बार रूस में भी हुआ था, रशिया में भी ऐसा ही हुआ था कि रशिया में जब आंदोलन हुआ था ना, तो रशिया के जब लोग वहाँ से छोड़ के जाने लगे थे, गाँव को छोड़ के, तो वो वहाँ के कुओं में जहर डाल गए थे कि जिससे अगर आने वाली जो पीढ़ी है जब वो लोग आएंगे तो वो यहाँ पर रह ना पाएँ, दूसरों को परेशान करने के लिए मतलब। तो चलिए, तो मैंने रशिया के एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो जापानीज लोगों की है। जापानीज लोगों ने जब डच पर हमले किया तो डच वालों ने सारा जंगल नष्ट कर दिया, ठीक है, जिससे वहाँ पर जो है मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड कल्टिवेशन इन द फॉरेस्ट। आफ्टर दिस वॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक। तो इस लड़ाई के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इंडोनेशियन लोगों के लिए कि इस लैंड को वापस वैसे ही करा जाए पहले की तरह। एज इन इंडिया में भी ऐसे ही हुआ था। पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैड ब्रॉट दैम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स डिजायर। दो जो वहाँ पे जो लोगों के लिए खेती की जो ज़मीन थी, एग्रीकल्चर लैंड जो थी, कृषि करने योग्य जो भूमि थी, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आ गई थी, ठीक है। कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। जो लोग जो थे इसका जो है फ़ायदा नहीं उठा पाए थे, सब कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब आता है न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री में जो नए नए डेवलपमेंट्स हुए थे उसके बारे में है ये। सिंस द 1980 गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू सी द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो 1918 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट जो थी ना एशिया और अफ्रीका हैव बिगन टू सी द साइंटिफिक फॉरेस्ट, जगह जगह साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बनाई जा रही थी, एंड द पॉलिसी ऑफ द कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटी, और ये पॉलिसी थी कि जंगलों को जो है कम्युनिटी से दूर रखा जाए, अवे फ्रॉम फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट गोल। उनका कहना था कि जंगलों का कंजर्वेशन किया जाए, जंगलों का संरक्षण किया जाए, बल्कि लकड़ी इकट्ठी करने के बजाय जंगलों का संरक्षण किया जाए, ये एक इंपॉर्टेंट गोल है। द गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। जो लोग जंगल के आसपास के इलाकों में रहते थे उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। In many cases across India from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because villages protected them in sacred groves known as Sarnas, Devarakondu, Can, Rai। तो हाँ, तो इनका कहना यह है कि केरला, मिजोरम से लेकर केरला तक ये घने घने जो जंगल आप लोगों को दिखाई देते हैं ना, तो ये सब वहाँ पर उनकी देखरेख का ही नतीजा है, क्योंकि जो वहाँ की प्रजाति हैं, जो वहाँ की जनजाति है, तो उन्होंने क्या करा, उन जंगलों को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, उन्होंने इसको बहुत पवित्र का दर्जा दिया उनका, तभी तो ये जंगल आज भी बच पाए, तभी तो ये जंगल जो सर्वाइव कर पाए, उनके जो वहाँ के जो लोग थे वो इसका बहुत ध्यान रखते थे। जैसे कि सारनाथ हो गया, देवरकुंडू, कैन, राई एटसेट्रा, ये सब जो है पवित्र मानते थे इसको। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट। कुछ गांव वाले तो अपने जंगलों में भी खुद की पेट्रोलिंग करते थे, मतलब गश्त लगाते थे, विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न्स इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड्स। मतलब फॉरेस्ट गार्ड छोड़ने के बजाय वो वहाँ पर खुद ही पेट्रोलिंग करते थे, खुद जा जाकर ध्यान रखते। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, अगर फॉरेस्ट गार्ड है भी यहाँ पर तो उनको पैसे देकर खरीद लिया जाता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाते कई बार। तो लेकिन वहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट गार्ड की बजाय लोग खुद इन चीज़ों का ध्यान रखते थे। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वहाँ के जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, लोकल जंगली समुदाय और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो आज भी जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे उपाय सोचते हैं। वो सोचते हैं कैसे इनका विस्तार किया जाए, कैसे इनको विस्तृत बनाया जाए। इनके बारे में जो जो अच्छे अच्छे सुझाव हैं वो लोगों से पूछते हैं और उनका पता लगाते हैं, उनको अपनी जो है यूज़ में लाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। आगे नहीं है, चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इतना सही था चैप्टर। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।